नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। पर मैं आज खुश नहीं हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब हमारे आसपास इतना सब कुछ चल रहा है और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हमारी बच्चियों के साथ, हालाँकि अब तो ऐसा कहर ढल रहा है कि कह नहीं सकते, मतलब ना बेटियाँ ना बेटों किसी के लिए भी हम ये नहीं कह सकते वो सेफ हैं। हर कोई अनसेफ है। और हाल ही में कुछ दिन पहले जो एक किस्सा सामने आया, एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और ये दुष्कर्म करने वाले जो बच्चे थे वो 10 से 14 साल की उम्र में थे। मैं बच्चे कह रही हूँ, हालाँकि टीनेजर्स हैं बट स्टिल बच्चे हैं। ऐसे समय में बहुत तकलीफ होती है सुनकर और एक प्रश्न दिमाग में आता है कि ऐसा तो क्या हो रहा है जो हमारे बच्चे इतनी हिम्मत कर रहे हैं, या फिर ऐसा कहूँ कि ऐसे उनके दिमाग में क्या ख़्याल चल रहे हैं कि उन्हें इस तरह की जो हम जुर्म कहूँगी मैं, इतनी इतना मतलब तकलीफ वाला ये किस्सा है। ऐसा करने पे क्या मजबूरी है या फिर क्यूरियोसिटी है या फिर दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं करके देखना है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही दुख लगता है जब ऐसे बच्चों को, इतनी छोटी उम्र की बच्ची हैं, 6 साल की बच्ची यानी कि शायद क्लास 1 में जाने की तैयारी में होगी या क्लास 1 में होगी बच्ची। आप सोचिए उस बच्ची के साथ जब इतनी छोटी उम्र में ये दुष्कर्म हुआ है, उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या होगा? किस तरह से वो पीड़ से जूझ रही है, मतलब फिज़िकल हेल्थ बोलूँ, मेंटल हेल्थ बोलूँ, हर तरीके की बात। और उस फैमिली का क्या हो रहा होगा? आज इसी मुद्दे पे बात करना चाहूँगी। बार-बार मैं ऐसे मुद्दे लेकर आती हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और आप भी एक मदर या एक फैमिली का हिस्सा होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे आई एम श्योर। लेकिन हम उस दिन का इंतज़ार क्यों करें कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो? और शायद इसीलिए आपको, मुझे, हम सबको इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो स्पेशली इस टॉक के लिए आनंद विद्यानगर से यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे पास और बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट हैं। मैं आप सभी से इन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेघना जोशी। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मेघना जो हैं, पहले भी बहुत सारे आई थिंक आपने देखे होंगे एपिसोड्स जहाँ मैम हमसे जुड़ी हैं, वीएनएम टीवी से जुड़ी हैं। हमारे काफ़ी अच्छे इवेंट्स जो मेंटल हेल्थ पे हमने किए थे, उस पे भी मैम एज़ अ स्पीकर हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट हैं। मैम जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये राइटर हैं, ये रिनाउंड पब्लिक स्पीकर हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके साथ-साथ ये ट्रेनर भी हैं। हाल ही में अगर मैं बात करूँ तो मैम गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और ये करंटली जो हैं काउंसलर और स्पेशल टीचर की भूमिका वहाँ निभा रही हैं। मैम फाउंडर हैं मनोज्ञा सेंटर फॉर साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। मैम के काम की बात करूँ तो अ, आनंद डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सखी प्रोजेक्ट, उसे इनिशिएट किया है मेघना मैम ने और इसके साथ-साथ बहुत सारे अवार्ड्स के साथ भी इन्हें नवाज़ा गया है और उनमें से लाडली मीडिया अवार्ड ने इन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के लिए इन्हें अवार्ड दिया है। मैम को सीजीएसएम वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से नवाज़ा गया है। बीएन पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल ने इन्हें आउटस्टैंडिंग वुमेन अचीवर अवार्ड से नवाज़ा है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने इन्हें मणिबेन पटेल नारी रत्न अवार्ड से नवाज़ा है। मैम, हमें बहुत आई मीन वी आर प्रिविलेज्ड कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे बचपन और बुनियाद के इस माध्यम से आज बहुत सारे पेरेंट्स और एजुकेटर से आप जुड़ेंगे, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। आपसे जुड़ने से पहले मैंने जो एक एपिसोड बताया अपनी ऑडियंस को, उसी को लग के मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था, आज मैं उसी प्रश्न से शुरू करना चाहूँगी मैम। जब मैं आज के बच्चों की बात करती हूँ या टीनेजर्स की बात करूँ या यंग एडल्ट्स की बात करती हूँ, ऐसे दिल दहलाने वाले जो किस्से हैं ना, ये जब सामने आते हैं, तो ये इसके पीछे इनकी मानसिकता क्या है मैम? क्या थॉट प्रोसेस है? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे।
जी आरती जी, एक्चुअली जब ऐसे बच्चों से या टीनेजर्स से ऐसी कोई भूल या ऐसी कोई गलती होती है, तो पहला प्रश्न ये आता है कि उनके मन में क्या चलता होगा, उनके तन में क्या चलता होगा, उनके ज़हन में क्या चलता होगा। लेकिन पहला अगर मेरा कोई जवाब है उसके लिए, तो वो ये है कि उनकी मानसिकता तो ठीक है। पहले तो हम जो समाज है, हम जो सोसाइटीज़ है, अपने आप को मैच्योर्ड एडल्ट्स बोलते हैं, हमको अपना आईना दिख जाता है सबसे पहले तो। क्योंकि उनकी मानसिकता आई कहाँ से? कोई कहीं से एक्सपोर्ट तो हुई नहीं है कि चलो ये मानसिकता यहाँ से आई। पर वो मानसिकता का जो हमने जो परवरिश की है, वो मानसिकता की भी, वो भी हम उसके ज़िम्मेदार भी हम ही है। पर अगर आप पूछे कि कौन-सी मानसिकता इसमें सबसे पहला अहम रोल निभाती है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी उनके आस-पास का जो वातावरण है, उसकी वजह से तो जो एक सोशल इम्पैक्ट हम जिसको बोलते हैं, एक है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और एक जो है कि जो इमोशनल इम्पैक्ट, वो तीनों मिला के सबसे पहले आपने जो जो लड़की की बात की, या ऐसे हर एक किस्से जो हर रोज न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं, तो उसके पीछे सबसे पहला जो आता है वो नीड नहीं है, वो एक क्यूरियोसिटी है। क्योंकि 6 साल के बच्ची की या 10 साल के लड़के की वो दैहिक जो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल नीड, वो नहीं है। तो यहाँ पे केमिकल्स या हॉर्मोन्स रोल इतना प्ले नहीं करते जितना कि उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से उनको सबसे पहले ये करने का एक क्यूरियोसिटी हुई। और फिर इसमें ज्यादातर क्या होता है पता है? मनोरंजन, चलो कुछ करे, जी। है ना? दूसरा कॉपी, क्योंकि बच्चे क्या सीखते हैं? सबसे पहला जो स्कूलिंग है, सबसे पहला जो लर्निंग है, द फर्स्ट थिंग इज नन अदर देन ऑब्जर्वेशन। हम बोलते हैं ना कि वो अपने पापा के जैसा न्यूज़पेपर पढ़ता है, मम्मी के जैसे बोलता है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन किस चीज का किया? जी। अगर हमने कोई और चीज दी होती, तो उसका ऑब्जर्वेशन होता। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज मॉडलिंग, कि भाई आपने जो किया मैंने उसको कॉपी किया, अब आपने ऐसा क्यों किया? तो उसके छोटे से दिमाग के अंदर, उसके स्क्रीन में उसने कुछ देखा है, और वो देखने की वजह से शायद हो सकता है कि चलो वो ये करके देखे। जैसे पहली बार का सिगरेट का कश लेना, या फिर पहली बार का अल्कोहल का टच करना, या फिर उसको सूंघना, या फिर उसका टच करना, है ना, उसका टेस्ट करना। तो वो जो तीनों ये सब चीजें ना पहली बार की, वो पहली बार की चीजें होती है, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, ये आदत नहीं होती है, आदत बन जाती है। और ऐसे तरीके के जितने किस्से, उसमें सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर काम करता है। जिस मित्र के साथ, जिस माहौल में वो रहते हैं, वहां से ही वो आइडिया आता है कि ऐसा करे। तो ये सबसे अहम रोल है कि पीयर प्रेशर बहुत यहाँ अहम रोल निभाता है। बहुत सही कहा आपने और आई थिंक हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ ये सारे प्रेशर्स के साथ-साथ एक करके देख लेते हैं, वो जो एक एटीट्यूड है ना शायद वो कहीं न कहीं बहुत नुकसानदायक है। और आज की हमारी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं ये जो जिस तरह से फ़ोन्स, गैजेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, शायद उसका भी कहीं न कहीं अभाव हो सकता है और उससे भी हम आगे जुड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब मैं छोटे बच्चों की बात करती हूँ, जैसे कि ये किस्से के अंदर टीनेजर ही बच्चे थे, 10 से 14 साल के बच्चे रहे हैं या उससे पहले भी जो किस्से हुए हैं, उसमें भी काफ़ी ऐसे ऐसे कई बार हुआ है, ऐसे कई किस्से हैं कि जहाँ पर 8th 9th ग्रेड के बच्चों ने भी ऐसे दुष्कर्म किए हैं। और ये मानसिकता के भी ऐसा करने के बाद उस बच्ची को मार दिया जाए या उसको फेंक दिया जाए। इस केस में इस बच्ची को ब्लीड करने के लिए फेंक दिया गया था, उसको धमका दिया गया था। मतलब एक 11-14 साल का बच्चा जब ऐसी गलतियाँ करता है, तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? वो मैं जानना चाहती हूँ। जो कारण है वो जो जो उनके बॉडी में से, तो एक है आपने बोला टीनेजर, तो जो केमिकल्स और हार्मोन्स उसका जो एक रोल है, जी, हमारे कोई भी बिहेवियर, जी, अगर हम बुढ़ापे का बिहेवियर सोचे जी। कि हम डरते बहुत है, हुँ, तो वो भी केमिकल की वजह से जी, है ना? अब हम कोई जैसे कोई जिसके मैरिज हुए हो और वहां पे कुछ चेंज आए, बॉडीली चेंजेस, वो भी केमिकल की वजह से। तो ज्यादातर हमारे जितने भी बिहेवियर होते हैं
उसका जो जो फिजिकल एस्पेक्ट है दैट इज हॉर्मोन्स, केमिकल्स एंड अवर डेवलपमेंटल जो भी हमारा जो स्पान है वो कैसा है, उस पे बहुत ही उसका रोल है। तो एक है कि ऐसे बच्चों में कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंटल स्पान है, अगर उसमें किसी एडल्ट ने पहले से ही कुछ ऑब्जर्व किया होता तो शायद कहीं पे रेड फ्लैग दिखते। तो ऐसा नहीं कि सडनली कुछ कोई एक दिन स्कूल से आते वक्त सोचा कि चलो हम किसी का रेप करें, वो हो नहीं सकता है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ कि कहीं पे ऐसा कुछ है जो कहीं पे आपको साइंस दिखे। फिर छोटा सा एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक लड़का आता था, अब वो थोड़ा किस्सा अलग है, लेकिन वो जो लड़का है वो ज्यादातर कहीं पे भी कोई आंटी, मौसी, चाची, कहीं पे भी कोई दिखे, जैसे कि कोई भी फीमेल दिखे तो वो बहुत ही चिपकता था। तो सबको लगता था कि कितना क्यूटी है, कितना रोलू मोलू है, चलो हम उसको हग करें, चलो हम उसको किस करें। तो स्वीट भी बहुत था वो लड़का। तो जो भी फीमेल फैमिली मेंबर्स थे वो सब उसको चिपकते थे। अब वो चिपकने की वजह से जो भी है, या फिर वो लड़के के अंदर कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, अब उसको वो पता ही नहीं चला कि जैसे मेरी मम्मी मुझे चिपकती है, जैसे मेरी मौसी मुझे किस करती है, जैसे मैं मम्मी के ब्रेस्ट तक जा सकता हूँ, तो उसको बाइफर्गेशन ही नहीं आया कि मैं अपने क्लास की लड़की को ऐसे नहीं छू सकता। ओके। बहुत छोटी सी बात है, पर उसने उसकी क्लास की लड़की को बहुत अच्छी लगी उसको। अब उसको वो नहीं पता है कि मुझे उसको प्रपोज करना है, उसको कुछ भी नहीं पता, पर उसको इतना पता है कि अगर हमको बहुत प्यार उमड़ आता है तो हम उसको चिपके, जोर से चिपके। अब जोर से चिपकते वक्त उसको वो भी नहीं पता है कि वो जो लड़की है उसको वो टच अच्छा नहीं लग रहा है। तो कभी कभार ये भी एक रेड फ्लैग होता है कि जब 8 से 10 साल, और अभी हमको पता है कि जो प्यूबर्टी की एज है वो 13-14 से जो शुरू होती थी उसके जरा जल्दी शुरू हो रही है। तो उसके पीछे भी अगेन हमारी जो फूड हैबिट है, हमारे जो पॉल्यूटेंट्स है आजू बाजू के, वो भी उसका भी रिसर्च चल रहा है ना। जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड है, जो हाई शुगर वाले जो फूड है, उसकी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, हम बोलते हैं कि भाई बच्चा ADHD हो गया है ना। तो एक्टिविटी कैन नॉट बी जस्ट फॉर टॉयज, दे कैन, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी एक्टिव हो सकते हैं। तो फूड हैबिट भी उसमें जवाबदार है, केमिकल्स भी जवाबदार है, हार्मोन्स भी जवाबदार है। और उसके साथ हम सबको पता है कि वैसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और यू कैन से बीइंग अ काउंसलर फॉर चिल्ड्रन, अभी है ना ये चीज बोलनी वो भी एक आउट ऑफ डेट लग रहा है कि वो सभी के मिल, सभी जितने भी फैक्टर्स है ना, वो सब फैक्टर्स को मिला के कोई एक कल्प्रिट फैक्टर अगर किसी को बोला जाए तो वो है स्क्रीन, वो है ये इंटरनेट की दुनिया, ये है वर्चुअल दुनिया, ये है सोशल मीडिया। उसको पता ही नहीं है कि स्नैपचैट में जो जो पिक्चर्स आ रहे हैं वो पिक्चर्स को मुझे उसको प्रोसेस कैसे करना है ना। जो पिक्चर्स मैं 14 साल की थी तो मुझे तो पता नहीं कि कभी ऐसा कोई भी दृश्य मेरे सामने आया हो। अब 8 साल के बच्चे को पता ही नहीं है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो जो उत्तेजना है वो उत्तेजना इतनी ज्यादा मिल जाती है, तो उत्तेजना का जब पता नहीं चलता है कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे करे, तो रिस्पॉन्ड ऐसे हो भी सकता है। मैं शायद सबको लगेगा कि वो बच्चों की जिससे गलती हुई है उसकी मैं एडवोकेसी कर रही हूँ, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि वो भी आखिर बच्चे हैं। अभी तो वो गुनहगार बन गए हैं, लेकिन वो भी बच्चे ही है। अगर उस समय वो होता, या फिर मैं ऐसा भी कहूँ कि पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, क्योंकि ऐसे में जब आज की दुनिया में आपने स्नैपचैट की बात की, ऐसे अटपटे फोटोज वहां पे शेयर किए जाते हैं, न्यूड पिक्चर्स शेयर किए जाते हैं। ऐसे में जब बच्चा घबरा जाता है तो क्या वो पेरेंट अवेलेबल है उस बच्चे को सुनने के लिए? कई बार ये भी होता है कि पेरेंट को बच्चा अप्रोच भी करता है, बट शायद
पेरेंट का एक अलग ही रिएक्शन होता है, फोन उठा लिया जाता है, फोन हटा दिया जाता है, बच्चे से उसे उसे बंद करवा दिया जाता है, वो सब। बट वो उसके पीछे के जो रीजन है शायद वो हम टारगेट नहीं करते हैं, और शायद इसीलिए वो जो क्यूरियोसिटी दिमाग में चलती है वो या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर रहा है आजकल, या तो फिर अपने खुद के मित्र कर रहे हैं। और जो पूरा नॉलेज है, जो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रख के जो बात करनी चाहिए, शायद वो बच्चे को कहीं नहीं मिल रही है, और उसके वजह से जो क्यूरियोसिटी है और ये जो गलत काम में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैम आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाऊंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अ, जब मैं आपकी बात करूं, चलो आप तो मेरे से बहुत सीनियर हैं, अगर मैं खुद की बात करूं या आज से जस्ट 10-12 साल पहले की बात करूं, तो वहां पर जब हम बच्चों की बात करते हैं, इवन मैं तो यूथ की बात कर रही हूँ, कोई भी ऐसा काम जो गलत है या कोई गलत संगत वाला इंसान भी अगर आपके आसपास है, तो हमें डर लगता था कि नहीं, हमें ऐसी संगत में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये गलत काम करेंगे तो मैं भी कहीं फंस ना जाऊं इसमें। मतलब बड़ों का एक डर है, एजुकेशन सिस्टम का डर था, हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी सारी सर्विसेज हैं उसका भी एक डर था। बट आजकल ये डर गायब सा हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये सही है मैम? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो पहले ऐसा एक दौर था कि इतना ज्यादा डर था, तो डर भगाने के लिए ऐसे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता था कि भाई पेरेंट्स का डर इतना लगता है, पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट है, इतना ऑर्थोडॉक्स एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से बोलते हैं कि वो जैसे स्प्रिंग जैसे बच्चों को रख दिया, और कभी जब उसको फ्रीडम मिली तो वो स्प्रिंग उछल जाती है। तो एक वो माहौल था। अब पूरी पेरेंटिंग स्टाइल बदल रही है। अब पेरेंटिंग स्टाइल बदली है, तो हम ही लोगों ने, शायद मेरे ही सीनियर्स लोगों ने कभी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स को बोला होगा कि भाई फ्रीडम दो, बच्चे के मित्र बनो, बच्चे के साथ बच्चे बनो, घर का माहौल भी फ्रीडम जैसा रखो। तो ये जो डर का जो एक था, हाँ सही है कि डर इज कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव इमोशन। हम बोलते हैं कि डर नहीं होना चाहिए, पर डर का विरोधी शब्द निडर नहीं है। तो जहाँ पे संतुलन की जरूरत है, जहाँ पे संयम की जरूरत है, वहां पे डर नहीं पर नजर तो होनी चाहिए। बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो एक माहौल चेंज हुआ। नैनी के साथ बच्चे बड़े हुए, केयरटेकर के साथ बच्चे बड़े हुए, हॉस्टल में बच्चे बड़े हुए, तो एक वो भी माहौल बदला। और दूसरा कि मुझे याद है कि अगर 14-15 साल की उम्र में मुझे कोई क्वेश्चन हुआ होगा, तो मैंने भी पहले तो अपनी सहेली को ही पूछा होगा। जी, अब सहेली भी यहाँ पे तो गूगल सर्च में आ जाती है, जैसे आपने एआई में बोला। अब एक बच्चा जो एआई को पूछता है कि मुझे ये सब हो रहा है, मुझे ये इच्छा हो रही है, मुझे ये मन हो रहा है, मुझे वो लड़की को देख के अट्रैक्शन हो रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? तो एआई जवाब देगा कि यू कैन कॉन्टेक्ट दैट गर्ल, यू कैन सी मैगजीन्स, यू कैन हेल्प योरसेल्फ, है ना? तो एआई को तो पता नहीं है ना कि उसकी परवरिश क्या है, उसका खानदान क्या है, उसकी दादी कौन सी है। एआई तो बता देगा कि देखो, अगर तुम्हें मन हो रहा है तो ये 3 चीजें करो, तो वो 3 चीजें वो करेगा। तो डर का माहौल जो आपने बोला, हाँ, एजुकेशन सिस्टम आपने बोला कि स्कूल में भी तो यही है ना। टीचर्स आर नॉट अलाउड टू स्कोल्ड ऑल्सो, है ना? मारने की तो बात बाजू पर रही, लेकिन एक शब्द बोलने भी टीचर्स को डर लगता है। बच्चों को डर नहीं लगता है, पर टीचर्स को डर लगता है। पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी आ गई है, क्योंकि बच्चा इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को बोलेगा कि अगर आपने मेरा कहा नहीं माना, तो शायद मैं घर से निकल जाऊं या फिर ये जीवन से निकल जाऊं। तो जिसकी ये सब जो सोशल एस्पेक्ट्स जो है, सोशल चेंज का ये साइड इफेक्ट है। ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि ये गलत है या सही है। डर ना होना अच्छी बात है, वो अच्छी बात है कि डर ना होना, पर कोई एक जो अपने आप में जिसको बोलते कि रिस्पेक्ट भी ना होना, वो बुरी। राइट, राइट। है ना? हम लोग भी अपने जो एडल्ट थे, अपने जो माता पिता या कोई भी, उसका सिर्फ डर से नहीं पर उनके रिस्पेक्ट की वजह से भी बहुत सारी चीजें नहीं करते। बिल्कुल। पर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होना भी शुरू हो गया है।
नहीं, ये तो बहुत आम तौर पे मतलब अगर आप किसी भी टीचर फ्रेटर्निटी से जुड़ने की कोशिश करेंगे मैम, तो आजकल एजुकेटर्स बोलते हैं कि 8वीं 9वीं के बच्चे या इवन अब तो छठी 7वीं के बच्चे मुँह पर आकर आपको बोल देते हैं कि आप क्या कर रहे हो? ये कैसे पढ़ा रहे हो? आपने तो ये कर लिया, आपने तो वो कर लिया। मतलब वो एक जो शर्म, लिहाज़ और एक रिस्पेक्ट जो पहले के समय में था, वो आजकल क्लासरूम सिस्टम में भी नहीं दिख रहा है और शायद इसीलिए अ, मतलब टीचर्स तो डर रहे हैं, वो तो अलग ही बात है। जैसे आपने कहा कि अब तो डाँटने की भी छूट नहीं है। बट कहीं न कहीं बच्चा हर एंगल से कट हो रहा है। ना पेरेंट्स के साथ जुड़ पा रहा है इसको लेकर। अ, अगर गुड कोई टीचर दिखाने की भी कोशिश करता है, समझाने की भी कोशिश करता है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता है, तो वहाँ पर अगेन वो डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें होती हैं और टीचर फिर धीरे-धीरे अपना पैर पीछे कर लेता है। बट ये सभी चीज़ों को अगर हम इवैल्यूएट करें, इकट्ठा करें, तो कहीं न कहीं लॉस हमारे आज के जनरेशन का है, हमारे ये बच्चों की है। अगर ये पीढ़ी इसी तरह चलती रही तो पता नहीं क्या ही होगा। मतलब हमें कहीं दुश्मन के हमें मतलब बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आस-पास में ही इतना सब कुछ तहस-नहस कर रही है ये सारी ये मेंटालिटी, ये सोच। और इसी को लग के मेरा आपसे दूसरा सवाल मैम जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि अगर मैं ये सब चीज़ें जब आप खुद भी महसूस करती हैं क्योंकि आप खुद भी काउंसलिंग के फील्ड में इतने सालों से काम कर रही हैं, आपके पास भी आए दिन बच्चे, पेरेंट्स या टीचर्स आते होंगे कंसर्न्स लेकर। क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है सिस्टम में? मतलब चाहे फिर वो मैं पेरेंटिंग की बात करूँ या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सेक्सुअल उनको जो ओरिएंटेशन मिल गया है जी। और वो एक्ट में इंडल्ज हो गए, उसी के उस ऊपर अगर सबसे पहले बात करें तो दे नीड साइंस। उनको विज्ञान चाहिए, उनको हमारा भाषण नहीं चाहिए। जैसे ही हम बच्चों के सामने बोलना शुरू करेंगे, जिसमें हम डूज़ एंड डोंट्स बोलना शुरू करेंगे, जैसे ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो नहीं सुनेंगे। एक तो पहले क्या था कि हम धर्म का वास्ता देख के, धर्म गुरु का वास्ता देख के, धर्म के शास्त्र का बातें करके, स्टोरी बना के भी हम उनको बोल सकते थे कि इसका पाप लगता है। अब देयर इज नो लिस्ट ऑफ पाप एंड पुण्य, है ना? कोई पाप पुण्य का अभी कोई लिस्ट उनके पास है नहीं। तो जो डिजायर वर्ड है ना? ये सब होता कहाँ से? शुरू कहाँ से होता है? वो डिजायर से शुरू होता है। तो हमको उनको डिजायर सिखाना है कि ये जो है, जैसे ही हम वॉशरूम जाते हैं, जैसे ही हम पानी पीते हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं, वैसे ही ये एक डिजायर है और डिजायर को प्रोसीड कैसे करेंगे, है ना? दैट कैन बी टॉट इनटू स्कूल्स एज वेल एज एट होम। राइट। बट थिंग इज उसमें भी एक रेड फ्लैग फटाफट मैं बोल दूं कि अभी ही एक बच्चा मेरे पास आया जो बेड टच का शिकार हुआ था, उसने खुद भी किया और करवाया भी। मैं 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो बहुत स्वीट बच्चा है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा बेटा ये सब तो ठीक है, तुझे कैसा लगा, सब मैंने उसको जितने भी क्वेश्चंस थे पूछ लिए, लेकिन क्यूरियोसिटी मेरे पास थी कि आइडिया कहाँ से आया तुझे, क्योंकि दोनों ही लड़के थे। तो लड़की का होता तो भी थोड़ा समझ में आता कि शायद अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन वाला शुरू हुआ हो, ये तो लड़के के साथ ही किया था। तब उसने जो मुझे बोला कि मैडम हमारे स्कूल में 6 महीने पहले एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें आपके जैसे कोई टीचर आए थे और जिन्होंने हमको गुड टच और बैड टच का कंसेप्ट बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाया था। तो तब से मुझे आइडिया आया था कि ऐसे एक्चुअली बैड टच को करते कैसे है। अब वो जो टीचर थे, वो जो ऑर्गेनाइजर थे, उनका तो इंटेंशन बहुत ही अच्छा था कि भाई हम गुड टच और बैड टच सिखाए और उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो। बड़े तो करते करे, वो 4th स्टैंडर्ड के बच्चों ने ही एक दूसरे के साथ बैड टच करके देख लिया कि करते कैसे है। तो अभी के जो बच्चे हैं उनके पास एक स्पीड है, जैसे ही स्मार्टफोन के ऐप की एक स्पीड है। एवरी डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, एवरी डे स्मार्टफोन अपडेट होता है, हमारे बच्चे भी अपडेट होते हैं। तो सोसाइटी को बच्चों के साथ अपडेट होना पड़ेगा जी। सबसे पहले, जी, कि ये होता है, सब में होता है, हमको इसका आगे क्या करना है। जब उनको पता नहीं है आगे क्या करना है, तो वो कहीं पे भी अपना काम कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे गर्म पानी हो, है ना, बहुत गर्म पानी हो तो हम बच्चों को हे डोंट टच, आपको जल जाएंगे।
वैसे ही मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जो इलेक्ट्रिक के प्लग होते हैं ना, उसमें वो बहुत अगर घर में छोटे बच्चे हो तो वो जो प्लग पॉइंट होता है वो थोड़ा ऊपर रखते हैं या फिर उसमें कवर रखते हैं। और बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो क्यूरियोसिटी है कि वो प्लग के अंदर जो पिन जो है वहां पे वो लोग उंगली करके वो देखते हैं। और बड़े क्या सोचते हैं, पाप बोलते हैं उसको, नहीं, बड़े बोलते हैं कि इससे करंट लगता है। क्यों? तो हम उसको प्लग नहीं सिखाते, हम क्या सिखाते? करंट सिखाते। हम वो छेद नहीं सिखाते। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये जो प्लग है वो डेंजरस चीज है। हम उसको सिखाते कि उसमें से करंट लगता है, करंट लगने की वजह से हाथ में ये होता है, शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, करंट लगने की वजह से हम मर भी सकते हैं। सेम चीज इज अप्लाइड फॉर दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जहाँ पे आपको सिखाना है वो करंट के बारे में, कि जिसके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जिसमें पर्सनालिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अगर हो गया, चलो हो गया, तो उसका भी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन हो सकता है। तो उसमें भी पेरेंट्स और टीचर्स को डरे बिना वो सरफेस लेवल पे लाके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक ये सब का एक सॉल्यूशन अगर इसको हम निचोड़ कर इसको देखें तो हम पेरेंट्स को ही अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम तो फिर भी बाद में आता है क्योंकि बच्चे की जो शुरुआत है वो तो घर से होती है। और कहीं-कहीं जहाँ हम पेरेंट्स थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, आई थिंक वही तकलीफ है क्योंकि वो गैप इसलिए फिर बढ़ता जाता है और बच्चा समझता है कि जब भी पेरेंट के साथ थोड़ा-सा भी इस टॉपिक पे बात करो या तो पेरेंट उसको शट डाउन कर देता है या फिर पेरेंट इग्नोर करके किसी और चीज पे बात करना शुरू करता है। तो आई थिंक ये हमें भी एज अ पेरेंट समझना पड़ेगा कि अगर जैसे मैम ने कहा कि उनके बिहेवियर में ही आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखेंगे, वो अकेले हैं, उनकी चैट्स हैं, उनका उनका बोलने का टोन कैसा है। आजकल जैसे कि एक ट्रेंड है मैम कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडीज देखने का। जिस तरह की लैंग्वेज वहाँ यूज होती है, अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो शायद उस पे भी हमें अमल करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा कंटेंट जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी को नीचे गिराया जा रहा है या किसी को बॉडी शेमिंग की जा रही है या किसी के ऊपर उसकी उसकी इमेज के ऊपर अगर आप उसको पॉइंट कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, अब्यूज़ हो रहा है, तो आई थिंक वो कहीं न कहीं दिमाग में तो असर करेगा ही करेगा। और हम उसको कहते हैं कि अच्छा वो अपने आप को एंटरटेन कर रहा है, अकेला है ना इसीलिए। बट हम ये नहीं समझते कि उसका उसके साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा। और अकेलापन दूर करने के और भी तरीके हैं और उसके लिए हम पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेघना मैम थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए और आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जाते-जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये जो भी करते हैं बच्चे, आइदर वो मोबाइल पे गेम खेले, आइदर वो चैट करे, आइदर वो स्नैपचैट करे, इंस्टा रील्स बनाए, या फिर कुछ कभी-कभार कोई पोन देख के ऐसा कुछ कर दिया। वो सबके पीछे ना एक ही वर्ड है, दैट इज़ हैप्पीनेस। उनको ऐसा लगता है कि उसमें से उनको आनंद मिलता है। अगर हम उनका आनंद का एड्रेस, हैप्पीनेस का एड्रेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चेंज कर दें, तो शायद हम बच्चों को सही मायने में कैसे हैप्पीनेस लेनी है वो सिखा सकते हैं। तो बस एक ही है कि आप रूटीन जो लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ है, कौशल्य वर्धन जो एक्टिविटीज है उसमें अगर दो, अगर उसको फिजिकल एक्सरसाइज में अगर एक्टिव करो, डांस या म्यूजिक में एक्टिव करो, तो ये जो जितनी भी हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स है वो एक्टिवेटेड होंगे। तो उनको सिर्फ सिखाना एक ही चीज है कि हैप्पीनेस सही मायने में कहाँ से मिल सकती, हैप्पीनेस देनी है। और उनको शाय या गिल्ट में से बाहर निकाल के एक नॉर्मल लाइफ भी देनी है हमको। स्टिग्मा में से अगर हम उसको, ये वर्ड बोलने के वक्त भी मुझे पता है कि जब मैं ऐसा कोई वर्ड बोलती हूँ तो पेरेंट्स हो, पर उनके बच्चे जो एक दूसरों को, उनको पता, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का बोलता है कि मेरे क्लास में, 2 साल का नहीं, सेकंड स्टैंडर्ड का बोलता है कि मेरे क्लास में एक हॉटी आई हुई है। मैंने बोला ओके, पर वो हॉटी क्यों हॉटी है? तो उसको नहीं पता है, क्योंकि सबने बोला था कि वो हॉटी है। राइट। है ना? तो एक ही मेरा जो संदेश है वो एक ही है कि एक तो नजर रखो बच्चों पे, बच्चों के साथ रहो, उनको सुनो, और जितना भी हो सके, हम सब वर्किंग है, जितना भी हो सके
उनको रियल लाइफ एक्टिविटी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस में उनके साथ रहो, तो वो वर्चुअल एक्टिविटीज में कम रहेंगे। करेक्ट। बहुत सही कहा आपने। और आप सभी जानते हैं कि जितनी बार भी हम ऐसे टॉपिक्स पे आपसे जुड़ते हैं या पेरेंटिंग पे बात करते हैं, हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं कि आज के समय में आपका समय बच्चों को देना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फ़ोन को देना। तो ये हमें भी एक आई थिंक वो कहते हैं ना कि चोटी बाँध लेनी पड़ेगी कि घर पहुँचे ऑफ़िस के बाद तो फ़ोन्स या डिजिटल माध्यम से खुद को दूर रखें और अपना जो समय है वो बच्चों को दें। जाने कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कोशिश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे समय में कहाँ हमारे माँ-बाप ने हमें ऐसे सब प्रश्न पूछे थे या कहाँ उनके पास उतना समय था क्योंकि हम 4-4 5-5 जने थे। बट आई थिंक हमारा समय अलग था, वो भी हमें एक्सेप्ट कर लेना है और आज का समय अलग है, उसे भी एक्सेप्ट करें। आज के बच्चे अलग हैं, आज की अवेयरनेस अलग है, आज का कॉम्पिटिशन अलग है। बहुत सब कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है आजकल दुनिया में, जो हमारे समय शायद इतना नहीं हो था। बट इन सब पे अगर हम कंपैरिज़न करते रहे तो ज़िंदगी निकल जाएगी और हमारे बच्चे जो हैं वो शायद हमसे ना कनेक्ट होके किसी और से कनेक्ट होंगे और जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो शायद आपके बच्चे को पॉज़िटिव ना होते हुए नेगेटिव सोच की तरफ या नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कल उठकर मुझे पछतावा ना हो, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उस पे आज ही काम करना पड़ेगा। और ये जो वीडियो जिस पे हमने आज बात की है, जिस टॉपिक पे हमने बात की है, इसे खुद तक सीमित मत रखिए। प्लीज़ इसे शेयर करिएगा क्योंकि शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। तभी हम एटलीस्ट हम अपने बच्चों को तो समझाएँ कि ये सही नहीं है और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं और अगर हमें नहीं समझ में आता है कि हमें उससे कैसे डील करना है, तो जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, सही रास्ता ढूँढिए, लेकिन इसको सॉल्यूशन जो है इसका, इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेघना मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू हमारे सो साथ मच। जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप बचपन और बुनियाद से जुड़े हुए नहीं हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स की जो भी हम लाते हैं हर हफ्ते, उससे आप सब जुड़े रहें और आप एक अच्छी पेरेंटिंग जर्नी का हिस्सा बन सकें। बस यही हमारी एक बहुत छोटी आशा है, एक छोटी बहुत क्या कहूँ, एक इच्छा है कि हम उसका एक अच्छा और पॉजिटिव पार्ट बन सकें। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। थैंक यू सो मच।